हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो हमारे हर फैसले में कहीं ना कहीं घुसी हुई है। सुबह की चाय खरीदने से लेकर भविष्य के लिए पैसे बचाने तक। एक ऐसी ताकत जो हमें लगातार कुछ ना कुछ चुनने पर मजबूर करती है, भले ही हमें इसका एहसास भी ना हो। बिल्कुल। और अर्थशास्त्री टायलर कोविन की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। अर्थशास्त्र हर जगह है और इसे समझना आपको बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है। तो आज का हमारा मकसद भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनकी मदद से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में उतरेंगे। लेकिन सिर्फ परिभाषाओं की तरह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस एक बड़ी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जिसके इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमियां पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। और वो पहेली एक ही वाक्य में छुपी है। हमारी ख्वाहिशें अनंत है पर उन्हें पूरा करने के साधन सीमित है। अनलिमिटेड वांट्स बट स्कैर्स रिसोर्सेज। हाँ। आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी एक चुनौती को सुलझाने की कोशिश का हिस्सा है। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा, स्टॉक मार्केट या सरकार का बजट तो नहीं है। असल में ये है क्या? नहीं, वो सब तो सिर्फ नतीजे हैं, जड़ नहीं। अच्छा। जड़ में अर्थशास्त्र असल में इंसानी बर्ताव की पढ़ाई है, ह्यूमन बिहेवियर की। इंसानी बर्ताव की? हाँ, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हम और आप लोग और समाज अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का बंटवारा कैसे करते हैं। संसाधन जैसे कि पैसा, वक्त, कच्चा माल, कुछ भी। असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन, ये दो फिक्रें तो शायद इंसान के साथ हमेशा से रही हैं। बिल्कुल। और इसी से आर्थिक गतिविधियों का एक चक्र बनता है। देखिए, सबसे पहले होती हैं हमारी इच्छाएं, वांट्स। ठीक है। उन्हें पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स, जिससे उत्पादन या प्रोडक्शन होता है। फिर उस उत्पादन को बांटा और बदला जाता है और आखिर में उसका इस्तेमाल होता है, कंजम्पशन। और फिर नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। एकदम। और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, 10 नई पैदा हो जाती हैं। ये चक्र कभी नहीं रुकता। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, इच्छा, मेहनत, उत्पादन। लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतना सीधा होता है? क्या विज्ञापन हमारी इच्छाओं को नहीं गढ़ते? बहुत अच्छा सवाल है। या क्या सरकारी नीतियां बंटवारे को प्रभावित नहीं करती? ये मॉडल थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? आप बिल्कुल सही हैं। ये मॉडल एक ढांचा है, एक सिंप्लीफाइड पिक्चर। असल दुनिया कहीं ज्यादा उलझी भी है। और इसीलिए अर्थशास्त्र के परिभाषाएं भी वक्त के साथ बदली हैं। जैसे सैमुअलसन ने इसमें एक नई चीज जोड़ी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा। उनकी परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि हम सिर्फ आज के संसाधनों का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भविष्य में इन संसाधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये इसे ज्यादा गतिशील, डायनामिक बनाता है। बिल्कुल। तो ये इंसानी बर्ताव का अध्ययन है जो वक्त के साथ विकसित हो रहा है। इससे एक सवाल मन में आता है, क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसके सख्त नियम होते हैं, या ये एक कला है जिसमें हालात के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं? ये एक जबरदस्त बहस है और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ये दोनों हैं। दोनों हैं? हाँ, और इन दोनों के बीच का जो तनाव है वही इसे इतना जरूरी बनाता है। एक विज्ञान के तौर पर ये ज्ञान का एक व्यवस्थित तरीका है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, ये डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और कारण और प्रभाव के बीच रिश्ते बनाता है। जैसे अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो लोग कम कर्ज लेंगे। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत जैसा है। ठीक है, तो ये तथ्यों और मॉडलों की बात करता है। फिर ये कला कैसे हुई? कला के रूप में ये उन सिद्धांतों को असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये मार्गदर्शन देता है। जैसे गरीबी कैसे कम करें, बेरोजगारी से कैसे निपटें, इन सवालों के जवाब देना एक कला है। इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। मुझे लगता है आम लोगों को अर्थशास्त्रियों के बीच जो बहस दिखती है, कोई कहता है टैक्स बढ़ाओ, कोई कहता है घटाओ, वो शायद इसी कला और विज्ञान के फर्क की वजह से है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही वो वजह है। विज्ञान हमें सिद्धांत देता है और कला हमें सिखाती है कि उन सिद्धांतों को कब, कहाँ और कैसे लागू करना है। और उस कैसे पर हमेशा अलग अलग रायें होती हैं। हमेशा। लेकिन जब हम इसे विज्ञान कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र सिर्फ तथ्यों की बात करता है, जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलता है, या ये हमें ये भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है।
इसे कहते हैं सकारात्मक और निर्देशात्मक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। सकारात्मक अर्थशास्त्र सिर्फ तथ्यों की बात करता है, ये बताता है कि क्या है, व्हाट इज। ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव। इसका कोई उदाहरण? जैसे एक सकारात्मक बयान हो सकता है, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ती हैं। ठीक है, इसे हम डेटा से जांच सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई राय या सुझाव नहीं है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र सिर्फ ये बताता है कि क्या है, लेकिन आर्थिक नीतियां तो इस पर बनती हैं कि क्या होना चाहिए। सही। हमें गरीबी कम करनी चाहिए या महंगाई पर काबू पाना चाहिए, यहीं पर वो दूसरा वाला आता होगा। बिल्कुल। निर्देशात्मक अर्थशास्त्र इसी चाहिए मतलब व्हाट ऑट टू बी की बात करता है। तो ये सुझावों और रायों पर आधारित है। हाँ, ये व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। जैसे ही कोई कहता है अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये एक निर्देशात्मक बयान है जिसे आप डेटा से सही या गलत साबित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसमें नैतिकता और सामाजिक मूल्य शामिल हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी एक्सपर्ट को टीवी पर बहस करते देखते हैं तो हमें ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो कब तथ्य बता रहे हैं और कब अपनी राय दे रहे हैं। एकदम सही। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस विषय की गहराई में उतरने के लिए हमें इसकी भाषा सीखनी होगी। कुछ बुनियादी शब्द हैं। चलिए वस्तुएं और सेवाएं मतलब गुड्स एंड सर्विसेज से शुरू करते हैं। जरूर। वस्तुएं या गुड्स वो भौतिक चीजें हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, एक फोन, एक किताब। और सेवाएं या सर्विसेज अमूर्त होती हैं। हाँ, इंटेंजिबल, जैसे डॉक्टर की सलाह या एक फिल्म जो आप ऑनलाइन देखते हैं। इन वस्तुओं के भी कई प्रकार हैं, है ना? जैसे फ्री और इकोनॉमिक गुड्स। फ्री मतलब मुफ्त। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। मुफ्त वस्तुएं वो हैं जो प्रकृति में इतनी ज्यादा हैं कि उन पर कोई कीमत नहीं लगती, जैसे धूप या हवा। अच्छा। लेकिन बाकी सब जिनके लिए हमें कुछ चुकाना पड़ता है वो आर्थिक वस्तुएं हैं, क्योंकि वे दुर्लभ हैं। और यहीं पर मिल्टन फ्रीडमैन की वो मशहूर लाइन आती है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। मुफ्त का खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब अगर कोई मुझे मुफ्त में पिज्जा खिलाए तो वो भी मुफ्त नहीं है। अर्थशास्त्र के नजरिए से नहीं। वो कैसे? हो सकता है आपने पैसे ना दिए हों, लेकिन उस पिज्जा को बनाने में संसाधन लगे, किसी का समय लगा। और अगर आप वो पिज्जा खा रहे हैं तो आप उस समय में कुछ और कर सकते थे। यही अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज को पाने के लिए जो सबसे अच्छी दूसरी चीज आपने छोड़ी, वही उसकी असली कीमत है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है, जल्दी से कुछ और प्रकार, पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, सबके लिए हैं, जैसे सड़कें। निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स, सिर्फ एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है, जैसे आपकी कॉफी। और कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, हम सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीवी। और पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स, दूसरी चीजें बनाने में मदद करती हैं, जैसे फैक्ट्री की मशीन। समझ गया। अब एक और शब्द पर आते हैं, उपयोगिता मतलब यूटिलिटी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि इसका मतलब है कितना उपयोगी या कितना फायदेमंद। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अच्छा। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का मतलब फायदेमंद होना नहीं है। इसका सिर्फ एक मतलब है, किसी चीज की हमारी इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति, वांट सैटिस्फाइंग पावर। तो मतलब अगर कोई चीज किसी की इच्छा पूरी कर रही है तो उसमें उपयोगिता है, भले ही वो चीज बुरी हो। बिल्कुल। हमारे स्रोत एक क्लासिक उदाहरण देते हैं, एक धूम्रपान करने वाले के लिए सिगरेट में बहुत उपयोगिता है, भले ही वो सेहत के लिए जहर है। हाँ, क्योंकि वह उसकी तलब को शांत करती है। इस नजरिए से एक सिगरेट और एक सेब दोनों में उपयोगिता हो सकती है। अर्थशास्त्र सही गलत का फैसला नहीं कर रहा। वाह, ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, यह एक पूरी तरह से मॉरली न्यूट्रल नजरिया है। ठीक है, और संक्षिप्त में कीमत, बाजार और संतुलन क्या है? कीमत, प्राइस, किसी चीज का पैसों में मूल्य है। बाजार, मार्केट, कोई भी जगह जहां खरीदार और बेचने वाले मिलते हैं। और संतुलन, इक्विलिब्रियम, वो एक ठहराव की स्थिति है जहां कोई बदलाव नहीं चाहता। जैसे जब आपको लगता है कि आपने अपने पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो हमने अब तक जो भी बात की है, व्यक्तिगत फैसले, किसी एक चीज की कीमत, ये सब बहुत छोटे स्तर की बातें लग रही हैं। इसे ही व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं ना? एकदम सही। ये अर्थव्यवस्था को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखने जैसा है। हम एक एक पेड़ को देख रहे हैं, एक ग्राहक,
एक कंपनी। तो फिर समष्टि या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पूरे जंगल को देखना। बिल्कुल। समष्टि अर्थशास्त्र पूरे जंगल को एक साथ देखता है। ये बड़े सवालों से जूझता है। पूरे देश की आय कितनी है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी की दर क्या है। और ये दोनों माइक्रो और मैक्रो क्या एक ही जड़ से नहीं निकलते? हाँ, और वो जड़ वही है जहां से हमने बात शुरू की थी, मूल आर्थिक समस्या, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही कहा। हर समाज को 3 बुनियादी सवालों के जवाब देने होते हैं। पहला, क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब टैंक बनाएं या ट्रैक्टर? दूसरा, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, ज्यादा लोगों से काम कराएं या ज्यादा मशीनों से, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस। जो भी बन रहा है वो किसे मिलेगा। इन 3 सवालों के जवाब ही किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली को तय करते हैं। हाँ, ये चुनाव की समस्या, ये ट्रेड ऑफ हर जगह है। क्या इसे देखने का, इसे समझने का कोई विजुअल तरीका है? हाँ, और इसके लिए अर्थशास्त्र में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। ये सुनने में भारी लगता है, पर ये बताता क्या है? ये बहुत सरल है। मान लीजिए एक देश अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 चीजें बना सकता है, मक्खन और बंदूकें। ठीक है। पीपीसी ग्राफ पर उन सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो वो देश बना सकता है, जैसे 100 बंदूकें और 0 मक्खन, या 50 बंदूकें और 200 किलो मक्खन। तो उस ग्राफ की लकीर पर कोई भी बिंदु एक संभावना है जो हासिल की जा सकती है? बिल्कुल। अगर देश उस लकीर पर उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने संसाधनों का पूरा और बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो लकीर के अंदर किसी बिंदु पर है, तब इसका मतलब है कि वो अपने सारे संसाधन इस्तेमाल नहीं कर रहा। जैसे कुछ लोग बेरोजगार हैं या कुछ फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। एकदम सही, वो अकुशल है, इनएफिशिएंट। और अगर कोई बिंदु उस लकीर के बाहर है, वो तो नामुमकिन होगा ना। हाँ, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन ही नहीं है। आज के लिए नामुमकिन है, लेकिन भविष्य में वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? शायद अगर नई तकनीक आ जाए या उन्हें और संसाधन मिल जाएं। और यही इस ग्राफ की असली खूबसूरती है। जब ऐसा होता है तो पूरी की पूरी पीपीसी लकीर बाहर की ओर खिसक जाती है। और यही आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, अब देश पहले से ज्यादा बंदूकें और ज्यादा मक्खन दोनों एक साथ बना सकता है। एक साधारण सा ग्राफ हमें कमी, चुनाव, अवसर लागत और आर्थिक विकास सब एक साथ दिखा देता है। तो आज हमने अर्थशास्त्र की बुनियाद से शुरू करके ये समझा कि कैसे असीमित इच्छाएं और सीमित संसाधन हर आर्थिक फैसले के केंद्र में हैं। हमने देखा कि ये कला भी है और विज्ञान भी, और पीपीसी जैसा एक ग्राफ हमें एक पूरे देश के सामने खड़े विकल्पों को दिखा सकता है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ देशों पर नहीं, हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने का एक ढांचा देता है। आज की चर्चा खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं। अर्थशास्त्र की ज्यादातर थ्योरी इस मान्यता पर टिकी है कि इंसान तर्क संगत है, रैशनल है, कि वो हमेशा सोच समझकर अपने फायदे के लिए सबसे अच्छा फैसला लेता है। पर क्या हम सच में ऐसे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल ने व्यवहारिक अर्थशास्त्र, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स नाम के एक पूरे नए क्षेत्र को जन्म दिया है। सही। क्या हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखकर फैसले लेते हैं, या डर, लालच, सामाजिक दबाव और आदतें हमारे आर्थिक विकल्पों पर हावी हो जाते हैं? और अगर हम हमेशा तर्कसंगत नहीं होते तो अर्थशास्त्रीय इन साफ सुथरे मॉडल्स को हमारी इस उलझी हुई और कभी-कभी बेतुकी दुनिया पर कैसे लागू किया जाना चाहिए, इस पर सोचिएगा।